Hello dear student, today we are discuss method study. ठीक है, तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा वो है मेथड स्टडी. ठीक है, मेथड स्टडी होता क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, एक ह्यूमन लाइफ में मेथड स्टडी के क्या इफेक्टिवनेस है, इन सब चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसका नाम था वर्क स्टडी. ठीक है, तो वर्क स्टडी के सबसे पहले मैंने उसको आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क स्टडी बताया था तो मैंने एक एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको वर्क स्टडी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था. ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें एक चीज देखी होगी कि मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क स्टडी के बारे में बता रहा था तो आप लोगों को मेन मशीन के बीच में एक कंपेरिजन दिखाया था कि किस तरह से हम, अगर कोई व्यक्ति कोई मशीन है सपोज दैट, तो मशीन की हम मतलब हॉर्स पावर पता कर सकते हैं कितनी हॉर्स पावर है. ठीक है, उस पे कौन कौन से इनपुट्स अप्लाइड हैं ये भी पता कर सकते हैं, उससे कौन कौन से आउटपुट निकल रहे हैं ये भी पता कर सकते हैं. ठीक है, एफिशिएंसी क्या है उसकी ये भी पता कर सकते हैं. लेकिन उसी को अगर हम मैन से रिप्लेस कर दें तो फिर मैंने आपको बताया था कि कोई बंदा अगर मान लो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है बेटा, तो उसका आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके इनपुट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके आउटपुट कैलकुलेट कर दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब मैं वहां पे आपके सामने एक एज फैक्टर लगा दूं, एज फैक्टर मतलब मैंने 23 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 4-5 प्रकार के बंदे खड़े कर दिए, तो क्या सबकी एफिशिएंसी सेम होगी? नहीं होगी. क्या सबके इनपुट्स या आउटपुट सेम होंगे? नहीं होंगे. ठीक है, तो मैंने आपको वर्क स्टडी में ये बताया था कि वर्क स्टडी एक्चुअली दो बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं, जो बेसिकली जो दोनों टेक्निक है उनके बेसिस पर किसी भी अरेंजमेंट को या किसी भी सिस्टम को फॉर दी प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट के लिए या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, काम करती है. तो जब हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि इनपुट आपका क्या होगा, कम होता जाएगा, आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा. इट मींस दैट कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी जब आपके इनपुट बढ़ते जाते हैं, आउटपुट आपके कांस्टेंट रहते हैं, तो फिर आपकी डेफिनेटली बात है कि प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट डिपेंड करता है भैया. ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा तो डेफिनेटली बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ठीक है जी, अब जो मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्क स्टडी करते हैं तो उसके लिए दो यूज्ड टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पर हम वर्क स्टडी करते हैं, मैंने बताया था, जिसमें एक था आपका मेथड स्टडी और दूसरा था आपका वर्क मेजरमेंट, बताया था मैंने. ठीक है, तो ये जब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उसमें दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जिनके बेसिस पर हम किसी भी सिस्टम को एक बेटर सिचुएशन में ले जा सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बेसिक सा जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था. ठीक है, दूसरा फिर उसके मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसके, वर्क स्टडी के. तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मैंने इफेक्टिवनेस की बात की थी, मैंने उसकी क्वालिटी की बात की थी, मैंने फास्टेस्ट जो मेथड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात की थी. इफेक्टिवनेस के साथ साथ मैंने लेबर कंट्रोल की बात की थी कि किस तरह से हम लेबर को कंट्रोल कर सकते हैं. और भी मैंने कई ऐसे कंपोनेंट थे जिसके बेसिस पर आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम वर्क स्टडी का यूज करते हैं. ठीक है, अब वर्क स्टडी में जो मैंने दो टेक्निक की बात की, एक मेथड स्टडी और दूसरा वर्क मेजरमेंट, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेथड स्टडी को डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो आपको जब वर्क स्टडी मैंने आपको बताया था तो वर्क स्टडी के बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि जैसे वर्क स्टडी ही मेथड स्टडी मतलब कि वर्क स्टडी का ही एक पार्ट है, इसलिए वर्क स्टडी इज द मेजर पार्ट ऑफ द मेथड स्टडी. ठीक है, सो जब हम मेथड स्टडी की बात करते हैं या वर्क स्टडी की बात करते हैं तो उससे पहले एक तो हमें जो मैं प्रीवियस लेक्चर बताया वो आप थोड़ा सा स्ट्रांगली देख लीजिए.
और जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में पिछले 2 लेक्चर से बता आ रहा हूं, उसको यहां पर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैकेनिकल एटीट्यूड को अपने रिप्रेजेंट करते दीजिए और प्रोडक्टिविटी खास तौर पर ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक, अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। तो मेथड स्टडी को अगर आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना है तो उसके लिए बहुत सुटेबल एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफी का एग्जाम्पल, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सब एक मेजर करके रखिए कि फोटोग्राफी एक एग्जाम्पल है किसका, मेथड स्टडी का। ठीक है, सेकेंड, मेथड स्टडी इज यूज टू describe collection of the analysis technique which focus on improving the effectiveness of man and machine। ठीक है, जितने भी ऐसे काम हो रहे हों या जितने भी ऐसी एनालिसिस हो रही हों जिसमें ऐसी टेक्निक का यूज किया हो जिससे किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस मतलब पॉजिटिव वे में जा रही हो, और मैन मशीन जो दोनों कंपोनेंट है एक दूसरे के पैरेलल साथ में चल रहे हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा हो। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि वो सारे एग्जाम्पल एक मेथड स्टडी के रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आज कंटेंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। कंटेंट में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद बेनिफिट्स, उसके बाद प्रोसीजर और स्टेप्स। ठीक है, और देन उसके बाद जो हमारा लेक्चर का रूल्स रेगुलेशन, लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप एंड रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं। मेथड स्टडी का क्या कंसेप्ट है? तो मेथड स्टडी इज बेसिकली कंडक्टेड टू सिंप्लीफाई द वर्क और वर्किंग मेथड। मतलब मेथड स्टडी क्या है? बेसिकली कंडक्ट क्या करता है, मतलब कंडक्टेड टू सिंप्लीफाई किसको? वर्क को या वर्किंग मेथड को, एंड मस्ट गो टूवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी। किसके लिए? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू परफॉर्म द रिक्विजिट फंक्शंस विद डिजायर्ड गोल मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। कम से कम लागत, ज्यादा से ज्यादा फायदा। इसका मतलब सीधा है कि मेथड स्टडी का हम कहीं ना कहीं फंक्शन बेसिस पर यूज कर रहे हैं या उसको हम अपनी रियल लाइफ में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। उसका जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग द वेरियस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम विच इंश्योर अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल evaluation of the existing functions and in addition and evaluation approach while developing improvement। ठीक है, देखिए जब मैं मेथड स्टडी की बात कर रहा हूं तो एक डेफिनेशन के बेसिस पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाता हूं। ठीक है, मान लिया कि स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया कि स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट तैयार करके आनी है। ठीक है भाई, मैंने हर स्टूडेंट के लिए एक कॉमन सा ऑर्डर दे दिया कि सभी स्टूडेंट को यूनिट फर्स्ट के पूरे कंटेंट को प्रिपेयर करना है। तो अब क्या होगा, हर बंदा घर में बैठा है, क्लास में तो है नहीं, तो हर बंदे की एक अलग प्रोसीजर होगा या अलग टेक्निक होगी जिसके बेसिस पर वो पूरी यूनिट को तैयार करेगा। यही होगा भाई, उस बंदे को उस तरह से ठीक लग रहा है, उस बंदे को उस तरह से ठीक लग रहा है, उस बंदे को उस तरह से ठीक लग रहा है, यही होगा। तो सबका क्या हो गया, अपना अलग अलग मेथड हो गया। अब उसमें से कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है और ज्यादा कम समय में आउटपुट मिल गया, तो वो मेथड कैसे आइडेंटिफाई होगा? मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो मैं मान ली 30 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से अब मैं 10 के मेथड को सुनूंगा, उनकी जो उन्होंने जिस तरह से तैयारी की उस चीज को समझूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बंदे का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, वो सुनने पड़ेंगे। भाई सुनेगा, सुनने से मुझे फायदा क्या होगा कि मैं सबका सुनने के बाद मुझे एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये वाली जो इस बच्चे ने जो प्रोसीजर अपनाया वो सबसे बेस्ट था और इसी के अकॉर्डिंग अगर सब करेंगे तो बेस्ट रहेगा। यही होगा, यही होता है मेथड स्टडी, इसी को बोलते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का काम ये होता है कि वेरियस प्रोसीजर, मतलब कि एक ही काम को 10 करने के तरीके हैं,
लेकिन उनमें से बेस्ट तरीका आइडेंटिफाई करना है, इट्स कॉल्ड मेथड स्टडी। ठीक है जी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स सो एज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब क्या है कि इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया प्रोडक्टिविटी को हमें इंप्रूव करना है और जो ऑपरेशन कॉस्ट है हमारी उसको हमें रिड्यूस करना है। वो कैसे होगी भैया? हमें तो ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिसमें कम से कम समय लगे, हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ के आए और ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाए। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको इसी बेसिस पर लेता हूं। एक मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल आपको धोखे से गिर गया तो क्या हो गया? मोबाइल का जो बॉडी है वो अलग, मोबाइल का जो ऊपर का कवर है वो अलग, ठीक है, और मोबाइल की बैटरी है वो निकल के अलग, ठीक है। 3 कंपोनेंट में वो डिवाइड हो गया। अब उसको आप उठाएंगे तो क्या करेंगे? आपको पता है आपका मोबाइल है, आप मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल के ऊपर उसका कवर जैसे लगता है वैसे ऐसे कवर लगाएंगे। बैटरी का सेटअप आपको पता है ऐसे लगता है, ऐसे लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। एक टाइम हो गया, एक ड्यूरेशन टाइम हो गया। दूसरा क्या हो कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, मोबाइल गिरा आपका और किसी बंदे ने उसको उठा के उसने देखा कि यार ये कौन सा मोबाइल है। अब उसने पहले मोबाइल को पहचाना, ठीक है, फिर उसने कहा यार इसका इस तरह से कवर लगता होगा, ठीक है। फिर उसने बैटरी को घुमाया, देखा, रोटेट किया, कहाँ कैसे लगेगा, देखा उसने तो बोला ऐसे लगेगा, ऐसे लगा दिया, फिर उसने ऊपर का कवर बंद कर दिया, ठीक है। आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उसको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आप जितना उस मोबाइल के बारे में जानते हैं उतना मोबाइल के बारे में वो नहीं जानता था, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में बात करते हैं। मान लीजिए वही मोबाइल ऐसे बंदे ने उठाया जो बंदा मोबाइल कभी चला के नहीं जानता, जिसने देखा ही नहीं मोबाइल। अब क्या करेगा बंदा? पता क्या करेगा? देखेगा, समझेगा, सोचेगा कि ये कंपोनेंट एक दूसरे में कहाँ लगेंगे, ये तो पता है टूटा है, गिरा है, अब ये कैसे लगेगा कि नहीं लगेगा सोचता रहेगा, वो कर भी नहीं पाएगा और फाइनली आप बताओगे भी तो उसको रोटेट कर करके सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3 स्टेप में मैंने उसको चेक किया कि मोबाइल का सेटअप कैसे तैयार करना है। बेस्ट कौन सा रहा? जो आपको पता था, जो आपने किया। तो इसका मतलब यह है कि मेथड स्टडी में हम आइडेंटिफाई करते हैं इन सब चीजों को कि एक नॉलेज किसके पास है, दूसरा उस चीज को समझने की सक्षमता किसके पास है, तीसरा उसके एलिमेंट्स का जो एडजस्टमेंट है वो कौन जल्दी कर सकता है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मेथड स्टडी एक ऐसे मेथड को ढूंढना या ऐसे मेथड का पता लगाना जिसके बेसिस पर भैया हम बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। इम्प्रूव द इन द यूज ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीन, इकोनॉमी इन ह्यूमन एफर्ट एंड रिड्यूसिंग द अननेसेसरी फटीग, ठीक, टू स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड और प्रोसेस, तो ये हो गया, ठीक है जी। इक्विपमेंट एंड टूल्स, ये हो गया आपका। डेवलपमेंट ऑफ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वर्किंग एनवायरनमेंट पे बेटर करने के लिए। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स की। चलिए, हमने मेथड स्टडी से वो मेथड हमने पता कर लिया जो बेस्ट था, तो अब उसके बेनिफिट्स क्या है हमें देखिए। बेनिफिट सबसे पहले हो गया वर्क सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि सिंपल तरीके से आपने मोबाइल जो अरेंज कर दिया ना, वो क्यों कर दिया? क्योंकि आपने बेस्ट मेथड अप्लाई कर लिया, इसलिए वो आपका वर्क क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा, इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड। तो इम्प्रूव वर्किंग मेथड क्यों हुआ? क्योंकि उस काम को जो बंदे ने पहले किया था उससे बेटर दूसरे ने कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा जानता था, तो क्या हुआ? वर्किंग मेथड इम्प्रूव हो गया। और अगर आपको लगता है कि और बेटर हो सकता है तो आप अपनी जगह पे कंपनी का बनाने वाला है, मेकर है, उसको बुला लीजिए, फिर देखिए वो आपसे भी जल्दी मोबाइल को अटैच कर देगा। तो क्यों? तो ये क्या होगा? एक इम्प्रूव वर्किंग मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी,
डेफिनेटली बात है कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्वालिटी वाइज इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव्ड वर्क प्लेस लेआउट, जो आपके लेआउट है वर्क प्लेस के, वो इंप्रूव होते हैं। इंप्रूव इक्विपमेंट डिजाइन, डिजाइन इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन एनवायरमेंट, तो ये आपके इंप्रूव वर्क फ्लो, ठीक है। वर्क फ्लो में मैं आपको बताऊंगा वर्क फ्लो चार्ट, तो उस चार्ट में हम कौन कौन से चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल टाइम, टाइम रिड्यूस, सिंपल सी बात है। हायर जॉब सेटिस्फिकेशन फॉर वुमेन्स या मेंस या वर्कमैन, ठीक है, कोई जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। रिड्यूस मटेरियल कंजम्पशन एंड वेस्टेज, ये चीजें रिड्यूस हो जाती है। मटेरियल कंजम्पशन रिड्यूस, वेस्टेज रिड्यूस। रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई, हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। ये आपके मैं फिर बात करते हैं हम स्टेप्स की, कि मेथड ऑफ स्टडी के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टेप पे एक बार हम फोकस करते हैं। स्टेप क्या है, द प्रोसेस इज ऑफ्टन सीन एज ए लीनियर, डिस्क्राइब बाय इट्स मेन स्टेप्स ऑफ, देखिए समझने की कोशिश कीजिए भाई। एक मेथड स्टडी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर क्या होगा, या प्रोसीजर या फिर स्टेप्स, बात एक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं कि हमको करना क्या है, क्या चीज करना है। द वर्क टू बी स्टडीड, उस वर्क को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। सेकंड क्या है, रिकॉर्ड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से संबंधित, वो सब हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि एग्जाम, मतलब कि द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, अब जो हमारे पास रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसको हम एग्जामिन फॉर्म के अकॉर्डिंग मतलब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद डेवलप, फिर हम उस चीज को जब हमने एग्जामिन कर लिया तो उसको फिर हम डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलप करने के बाद फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको हम मेंटेन करेंगे। तो ये मेजर स्टेप है, ये 6 मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं मेथड स्टडी के, ये मेजर स्टेप होते हैं। कभी कभी आपको 6 की जगह 8 स्टेप भी मिल जाते हैं, लेकिन वो जो दो स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं वो एग्जामिनिंग और डेवलपमेंट स्टेप्स के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 6 जो हमने स्टेप बताए हैं, उन्हीं स्टेप में हम उन 8 स्टेप को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बात की है स्टेप्स में, सबसे पहले सिलेक्ट की मतलब हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पे पूरी स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से काम हमें करने हैं, ये सब चीजें हम दिमाग में रख लेते हैं, पूरी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक। तो एग्जाम जब करते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है वो उसका टेस्ट होता है, ठीक है जी। जब रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन का टेस्ट होता है तो फिर हमारे पास 2 चीजें निकल के आती हैं, क्या हम उसको आगे प्रोसीजर में बढ़ाएं या उसको वहीं पे खत्म कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलप, फिर हमें वो चीज को डेवलप करना है, तैयार करना है, ठीक है। जब आप तैयार कर देंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि कोई हम ऐप की बात करते हैं ना, तो ऐप में ये डेवलप तक 4 स्टेप लगते हैं, और फिर 5वां स्टेप कौन अप्लाई करता है, आप अप्लाई करते हैं, मैं अप्लाई करता हूं, उसको इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन मतलब जैसे मैंने WPS ऑफिस डाउनलोड किया, ठीक है, उसको डाउनलोड किया, मोबाइल में मैं उसको चलाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं उसको मेंटेन करना सीख जाऊंगा और अच्छी तरह से उसको ऑपरेट करना सीख जाऊंगा। तो ये क्या है, ये मेथड स्टडी के स्टेप्स हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ठीक है जी। ये हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है, उन पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं, आपको क्या क्या चीजें उसके हिसाब से नजर में आई हैं, समझ में आई हैं, और आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग भी उस चीज को देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जो स्टेप प्रोसीजर है वो मेथड स्टडी के वो मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिनी, डेवलप, इंस्टॉल और मेंटेन। ठीक, जो लर्निंग आउटकम होंगे वो क्या होंगे? एक तो आइडेंटिफाई प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, आपको पता लग जाएगा कि सिलेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और मेंटेन पे जाके खत्म होना है, ये आपकी एबिलिटी आ जाएगी। दूसरी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एनी टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप के बेसिस पर काम करना है। ठीक है, टू एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रोल ऑफ मेथड स्टडी, मेथड स्टडी का क्या रोल है एक ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं वो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लर्निंग आउटकम के बेसिस पर हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च स्कोप की बात की तो वर्क मेजरमेंट जो हमारा है उस पे, वर्क सैंपलिंग के बेसिस पर स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, वर्क मेजरमेंट, इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं और एज ए रिसर्च स्कोप के थ्रू इसको हम और ज्यादा डीपली इसकी नॉलेज ग्रहण करके इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, ये आपके रेफरेंसेस है। ठीक है जी, ये मेरा आपका पूरा पीपीटी था। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने SELO डाले हैं ना, ये है स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, ये ठीक है, तो इनके बेसिस पर स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आउटलाइन, तो इनके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब मैंने सबसे पहले कंसेप्ट की बात की, फिर डेफिनेशन की बात की, फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात की, बेनिफिट्स की बात की, प्रोसीजर की बात की, लर्निंग आउटकम की बात करी है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते। तो कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मेथड स्टडी का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन में 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे। पहला एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट लाइफ को किस तरह से आप यूनिट वाइज अपने अपने एक एक बंदा अलग अलग पढ़ता है, एक तो ये बताया था। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल ये बताया था कि किसी भी काम को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट तरीका है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो मेथड स्टडी का काम होता है। ठीक है जी, फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि क्या ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट को बेटर करना, मशीनरी इक्विपमेंट और वर्क मेथड को है वो स्टैंडर्डाइज कर देना। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को हटा देना, मतलब रिड्यूस कर देना। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी है उसको मतलब बेसिस पर बढ़ा देना। उसके बाद जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, तो बेनिफिट्स में मैंने आपसे जैसे आपको वर्क सैंपलिंग, वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड के बारे में बताया, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताया। ठीक है, इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस लेआउट के बारे में बताया। उसके बाद इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट डिजाइन के बारे में बताया। अब बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, जैसे मान लो जो हमें बेटर क्वालिटी नजर आ रही है उसी के हमें कंटिन्यू करना है। इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस लेआउट क्या हो गया, मतलब कि जो हमारे लेआउट है उनके अंदर इंप्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम अरेंज हो गया और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। बेटर वर्किंग कंडीशन या एनवायरमेंट, मतलब कि वहां पे जो हमने एक तो एटमॉस्फेयर के बेसिस पर, दूसरा कम्युनिकेशन और संवाद लोगों के बीच में जो एनवायरमेंट है वो बेस्ट हो गया, क्योंकि सारी चीजें हर बंदे को अंडरस्टूड है, समझ में आ गई हैं, तो वहां पर फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, तो एनवायरमेंट वहां पे अपने आप अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बेनिफिट्स में मैंने इम्प्रूव वर्क फ्लो की बात की थी, वर्क फ्लो मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, तो ये था। फिर मैंने उसके बाद आपको स्टेप्स के बारे में बताया, तो स्टेप्स में कौन कौन से 6 स्टेप बताए थे। कई जगह आपको 8 मिल जाते हैं, लेकिन 6 मेजर स्टेप होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है आपका सिलेक्ट, सबसे पहले वर्क को सिलेक्ट करना है। सेकंड रिकॉर्ड, मतलब उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम सारा रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, और रिकॉर्ड कलेक्ट करने के बाद फिर उसको थर्ड जो हमारी स्टेज है वो होते, जो थर्ड स्टेप है वो है आपका एग्जामिन, जिसमें हम सारे रिकॉर्ड को क्या करते हैं, एक तरह का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हमें चीज़ें क्लियर होती है कि आगे में क्या करना है। तब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेवलप, मतलब जब हमने उसको टेस्ट कर लिया, आपको लग रहा है कि वो चीज़ अब बेस्ट है और उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर देते हैं, फिर डेवलप कर देते थे। और डेवलप जब आप कर देते थे तो फिर उसको, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि कोई जैसे मान लीजिए कोई भी
ऐप है वो डेवलप हो गया, उसका इंस्टॉल करने का काम किसका होता है? आपका होता है, मेरा होता है, जो मोबाइल यूज करते हैं उनका होता है, ठीक है। तो उसको फिर हम इंस्टॉल करते हैं और फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम मेंटेन करते थे। मेंटेन जैसे मैंने वर्ड का आपको WPS का एग्जांपल दिया था कि WPS अगर आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है तो इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे स्टेप थे जो मैंने आप लोगों को एक साथ 6 स्टेप जो बता दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जो पहले बताया था कि इसको आपको कई जगह पर 8 स्टेप भी मिलेंगे, कई 6 स्टेप मिलेंगे, लेकिन ये 6 जो स्टेप होते हैं वो मेजर स्टेप होते हैं। इनके बेसिस पर तुम मेथड स्टडी को एक तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और जान सकते हो, ठीक है जी। तो ये आज का मेरा लेक्चर था, ठीक है। सो रिसर्च स्कोप के बारे में बता चुका था मैं, रेफरेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पे जो बुक्स हैं आपकी वो एक बार चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।